अगर कोई फार्मर पहली बार कर रहा है, बेसिकली अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें या है इनकी बात करें, तो ये लोग 2-3 क्रॉप लगाते थे, कपास और दाल वगैरह, यही क्रॉप लगाते थे। अब अगर ये उसमें आ रहे हैं, किसमें, नॉर्मली केले में आ रहे हैं, तो उसमें कैसे, पहली बार कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो स्टार्ट करने आते हैं, तो कैसे शुरू किया जाए? पानी की व्यवस्था कंप्लीट है, पानी की व्यवस्था है, खेत में कुआं है, पानी पूरा है, पूरा है। केले की पहली लाइन ही है कि आपके पास 365 दिन का पानी चाहिए, ये व्यवस्था है। पपीता पिछले 3 साल से ऐसा रिकॉर्ड आ रहा है कि पूरे भारत में जितना पिछले साल भी पपीता लगा था उसमें 70% डैमेज हो गया, और जो 30% बचा है उसमें भी पूरे पेड़ में अगर देखें तो कहीं 3 फल है, फिर गैप है, फिर 2 फल है, फिर गैप है। पपीता के लिए अभी करंट में इंडिया का क्लाइमेट कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्लाइमेट की वजह से, और रिंग स्पॉट वायरस कंटिन्यू है, लगातार है। उसमें ऐसा नहीं है कि पपीता होगा ही नहीं, उसमें हमें थोड़ा सा सीरियसली एफर्ट स्टार्ट टू एंड व्यवस्थित लगाना पड़ेगा, और समय पर जो चाहिए उसको वही देना पड़ेगा। अगर चूक होती है तो पपीता ज़्यादा सेंसिटिव है, वो गड़बड़ कर देता है। जो किसान काफ़ी समय से एक पौधे पर 100 किलो का फल लेने की क्षमता रखते थे पपीता में, उनका पिछले साल नहीं आया है। तो क्लाइमेट की थीम समझ में नहीं आ रही कि एमपी में बड़वानी में कंटिन्यू 8 दिन बारिश हुई, और एमपी में ही खरगोन, जो बड़वानी जहाँ खरगोन से कट के बड़वानी बना है, वहाँ 2 ही दिन बारिश हुई है। तो ऐसे में गाइडलाइन देने वाला गाइडलाइन देगा कैसे? वो भी एक मिसमैच है कि आपके यहाँ पानी, रेन वाटर कितना, बारिश कितना हो रहा है, उस पर आपके ट्रीटमेंट डिपेंड करेंगे। अब उस समय अनुमानित यहाँ से गया प्रोटोकॉल कि खरगोन जिले के आसपास सराउंड 90 किलोमीटर में ये चाहिए। पता चला खरगोन जिले में ही बड़वानी था, वहाँ पर 7 दिन बारिश हो रही, खरगोन में 2 दिन बारिश हुई है। तो वो मैचिंग पपीता में डिस्टर्बेंस हो रहा है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। बट अगर मैं आपको ये इशू ख्याल में रखता हूँ, 70-30 रेशियो, प्रोडक्शन इज 70%, सॉरी 30% एंड 70% इज लॉस, तो उस लिहाज से अगर मैं मार्केट में आता हूँ तो पपीते का रेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, मैंने इस सीजन भर पपीता खरीदा है और वो नॉर्मल रेट पे खरीदा है, उसमें हाइक तो आया नहीं। खरीदा मतलब आपने ठेले पे से खरीदा? हाँ, ठेले पर से खरीदा। बराबर है। पपीता बिकने का कुछ टाइमिंग रहता है। पपीता मैक्सिमम मुस्लिम वर्ग खाते हैं। अभी रमजान स्टार्ट होने दो, पपीता मिलेगा नहीं, और वो किस रेट में मिलेगा फिर देखना। नॉर्मली जो हम लोग खरीदते हैं ठेले पर से, वो हमें हमेशा नॉर्मल रेट पे ही मिला। पपीता मैक्सिमम मुस्लिम वर्ग खाते हैं, और केला हर इंसान खाता है। वो तो रमजान में ईजी होता है, समझिए, केला और पेट की बीमारियों को ठीक करता है, इसलिए पपीता जो मीट खाते हैं उनमें ज़्यादा चलन में है, ज़्यादा। बट एक प्रॉब्लम है, अभी जैसे इनसे बात हुई थी, 1 मिनट केले का पवन, जो हम दवाई ढूंढ रहे थे वो मैंने अभी पोलन वाला रखा है, भूपेन सोनी से चर्चा करके उसका शेड्यूल समझ लेना, वो सामने टेबल पर ही। केला डायबिटिक के पेशेंट को खाना मना होता है, उस बार जैसे बातचीत होती है। कोई सा भी फ्रूट किसी भी इंसान के लिए खाने में मना ही नहीं है, कोई सा भी फ्रूट किसी भी इंसान को। स्वीट कॉर्न आप इसको मत खाओ, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो क्या उस बारे में कुछ आगे सोच रहे हैं कि हम इंसुलिन जो है बाहर से लेता है, अगर वो हमें नेचुरली मिल जाए बाय ये पपाया से या आपका बनाना से, क्या ऐसा कुछ है क्या? इंसुलिन का ऑलरेडी पौधा ही है, आपने अभी देखा नहीं अंदर, अपने पास है इंसुलिन का पौधा, यहाँ पर बनता है। आप उसे खेत में, घर में प्लांटेशन कर सकते हो, तुलसी जैसे लगा सकते हो, और वो जब 100-200 पत्ते उसमें आ जाए, फिर एक पत्ता डेली तोड़ के आप खाइए। अलग से आपको इंजेक्शन या गोली दवाई बहुत कम हो जाएगी और बंद हो जाएगी। उसका पौधा ही मिलता है, उसका रस निकाल करके ही नया अपडेट अभी आ रहा है। डायरेक्ट पत्ता रोज खा सकते हैं। यस, डायरेक्ट पत्ता। क्या नाम होता है उस पौधे का? पौधे का नाम ही इंसुलिन है, यहाँ मिलेगा आपको। पौधे का नाम वो नेचुरली ग्रोथ था। हाँ, और एक लाइन आपकी और कंप्लीट करूँ मैं, कोई सा भी फ्रूट, कोई सा भी इंसान किसी भी अवस्था में कभी भी खा सकता है। फ्रूट बने ही है इंसान के लिए। वो डॉक्टर गलत होगा जो अगर बोल रहा है कि शुगर पेशेंट केला नहीं खा सकता। केले में छाजर, हाँ, उनसे मेरी बात कराओ, R&D रिसर्च पेपर में दूंगा।
केले में सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है हाँ, और ह्यूमन बॉडी में रोग प्रतिकारक क्षमता पोटास अवेलेबल कराता है। तो अगर आपकी बॉडी में रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो रही है मतलब आपको पोटेशियम की पूर्ति करना है और सबसे ज़्यादा पोटेशियम देगा केला। और आपको अगर शुगर है या कहीं शुगर पेशेंट को कहीं कट जाता है छिल जाता है तो जल्दी से घाव भरता नहीं है, तो वाइट सेल और रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाएगा कौन? पोटेशियम। और पोटेशियम मिलेगा कहाँ से? या तो आर्टिफिशियल आप मैन्युफैक्चरिंग करके दो तो वो आपकी किडनी को खराब करने वाला है। तो सबसे बेस्ट तो केला होता है। सावल करके इनका प्रोग्राम चलता है कपिल छात्रों का और बॉम्बे से हैं, MD और CA हैं। तो उनकी बातों पर विरोधाभाव हो सकते हैं, विरोधाभास हो सकते हैं, रास्ते कई हैं सही करने के, लेकिन अगर आप नेचर को समझोगे, पूरे नेचर के एक साइकिल को समझेंगे तो इंसान का भोजन क्या है और प्रकृति का भोजन क्या है, तो हम एक दूसरे के पूरक है, लिंकिंग है। DNA तक अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो उसका निचोड़ ये निकलेगा कि दो तरह के प्राणी हैं पूरी पृथ्वी पर। एक है स्थिर प्राणी जो खड़े हैं, जिनकी जड़ें कनेक्टेड है मिट्टी से, जो एक जगह से दूसरी जगह खसक नहीं सकते। और एक प्राणी है जो चल फिर कर सकते हैं, आप में कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचवा, बैक्टीरिया, फंगाई, दीमक, थ्रिप्स, माइट्स, ऐसे प्राणी जो श्वास लेते हैं, भोजन खाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चल फिर कर सकते हैं, वो चल। और एक है अचल जो स्थिर रहते हैं। अब इन दोनों को प्रकृति ने ऐसा लिंकिंग करके रखा है कि जो स्थिर प्राणी है वो पूरा चलने फिरने वाले प्राणी के अपोजिट कार्य करता है। जैसे श्वास दोनों ले रहे हैं, लेकिन मात्रा क्या चाहिए? इन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमें चाहिए ऑक्सीजन। हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और ये ग्रहण कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। ये बैलेंस है प्रकृति का। ये ऊपर वाले ने एकदम सटीक रचना रची है। इसी के साथ आगे हम बढ़े तो भोजन की प्रणाली समझें। आपने गेहूं दाना खेत में बोया, उदाहरण दे रहा हूं मैं, गेहूं को पानी दिया, उसको 3 महीने लाड़ प्यार किया, वो बड़ा हुआ, उसकी बालियां आई। अभी आप गेहूं को काटने मत जाओ 5 महीने बाद, होगा क्या? वो बालियां सूखेगी और तड़क कर नीचे गेहूं के दाने गिरेंगे और वो रीजर्मिनेशन होगा। वो गेहूं का दाना उस पौधे के कुछ काम का है क्या? कुछ काम का नहीं है। उस पौधे ने पूरी अपनी जीवन क्रिया में भोजन अपटेक किया, फूल फ्लावरिंग लिया, दाना बनाया और गिरा दिया। तो ये जो दाना है इस गेहूं के लिए वेस्टेज। आम का पेड़ साल भर तक न्यूट्रिशन लेता है, आम का फल आया, उसको तोड़ने मत जाओ, खुद से टपक जाएगा। उस पेड़ के लिए वो फल क्या काम का है? अंगूर काटने मत जाओ, वो खुद एक एक गिर जाएंगे। मतलब उस पौधे के लिए उसका फल कुछ काम का नहीं है, वो उसके लिए वेस्टेज है। वो फल किसके काम का है? जो प्राणी चलने फिरने वाले हैं। स्थिर प्राणी का वेस्टेज जितने चलने फिरने वाले प्राणी हैं उनका भोजन है। हम थोड़े समय से विकसित हुए हैं तो गेहूं को पीस करके रोटी बना करके गरम करके खा रहे हैं, वरना सारा कच्चा फल जो है ना नेचर में वही चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है। अब हमने दिन भर में जितना खाया, गाय भैंस बकरी ने जितना खाया और उनने जो वेस्टेज निकाला गोबर, वो स्थिर प्राणी का भोजन है। दीमक खेतों में है, कचरा खाती है, वेस्टेज निकालती है, जो वेस्टेज निकलता है वो पौधे का भोजन है। केचुआ कचरा खाता है, वेस्टेज निकालता है, वो वेस्टेज पौधे का भोजन है। चलने फिरने वाले प्राणी का वेस्टेज स्थिर प्राणी का भोजन है, स्थिर प्राणी का वेस्टेज चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है। गरम करना पकाने वाली प्रक्रिया तो बाद में ही। तो केला कोई भी कभी भी खा सकता है। तो केले को करने के जो हम जब करें हर जगह हो सकता है, दोमट मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी हमें चाहिए 5.5 pH से कम ना हो, 8 pH से ज़्यादा ना हो। ऐसी कोई सी भी मिट्टी हो वहाँ केला हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि 30/70 जो है उसको फॉलो करें, 70-30 फॉलो करते हैं, तो फिर क्या ये कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट कराने की? हाँ, टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात वहीं आएगी कि 100% आप फॉलो करेंगे क्या। पौधा लगाने से पहले ही हमें बायोमास आच्छादन का मल्चिंग करना है,
कचरे का मल्चिंग, वहाँ पर अगर थोड़ी हॉट ज़मीन है तो हमें बायोमास का प्रयोग करना है, जैसे शुगर फैक्ट्री का आपका प्रेसमड हो गया या पका हुआ गोबर हो गया। ये प्रयोग करेंगे तो फिर कुछ भी पीएच हो हमारा पौधा ग्रो करेगा, और जो कचरा मल्चिंग है उसके नीचे बायोडायनामिक कॉलोनी डेवलप होगी तो वो उस पीएच के सरफेक्टेंट को तोड़ेगी। हम पूरी तरीके से आपकी उंगली पकड़ चलना चाह रहे हैं, तो आप हमें केले में क्या सपोर्ट करेंगे, कैसे? केले में हम आपको पौधा दे सकते हैं, आपको गाइडलाइन लगाने से लेकर कटिंग तक की मिलेगी। माल बेचने में अगर दिक्कत आ रही है तो हम आपको मार्केट अवेलेबल भी करवा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा जो भी, वो तो आप जहाँ रहते हो वहाँ पर ही कलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम पूरे इंडिया में भेजेंगे कैसे? तो हमें अपने बात तो वो आपके वहीं से लेना है। हम आपको मदर कंटेंट बतलाएंगे कि आपको यहाँ पर डालना क्या है, वो किस ब्रांड का किस दुकान पे अवेलेबल हो, आपके नियर बाय आप सर्च करोगे तो वहीं पर मिल जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ मैं ऑर्गेनिक करूँ उसे, ऑर्गेनिक की गाइडलाइन आएगी। ऑर्गेनिक की गाइडलाइन है ना। अच्छा, उसके लिए कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिलता है कि मैंने ऑर्गेनिक केला या कोई भी क्रॉप लगाई है, तो वो ऐसा कोई सर्टिफिकेट आता है? वो आता कहाँ से आता है? है। आप एक सजीवन फाउंडेशन है गुजरात का, उनका नंबर ले लीजिए, और कुछ संख्या आपके वहाँ होगी, 25-50 लोग होंगे, तो वो लड़का खुद से आएगा और आपके वहाँ के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के डेटा कलेक्ट करेगा, आगे गवर्नमेंट को सबमिट करेगा और वहाँ से सर्टिफिकेशन आपको निःशुल्क मिलेगा। एक व्यवस्था तो ये है। दूसरा, आप जहाँ रहते हो वहीं के कृषि विज्ञान केंद्र में बात करो। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है केवीके, वहाँ पर बात करो कि हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए। तो एक 3 साल की प्रणाली है जिसमें आपके यहाँ आएंगे, ऑडिट करेंगे, ज़मीन को देखेंगे, आप खेती कैसे कर रहे हैं, ये सारा स्टार्ट टू एंड आपको समझेंगे, डायरी भरेंगे, उस डायरी में पर डे के ऑडिट के डेटा होंगे जो 3 साल तक होंगे, और 3 साल के बाद सर्टिफिकेशन मिलेगा। आपको 3 ईयर्स है। यस। और अगर संजीवनी जो है तो हम लोग ग्रुप बना तो वो संजीवन सेम नहीं है। नहीं, वो भी 3 साल में मिलेगा, लेकिन आपको आसानी होगी, पैसा नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट जाएंगे तो कुछ उसकी फीस है, और जो अगर एमपी में है तो भोपाल से वो टीम आती है ऑडिट करने के लिए, तो उनको आने जाने का खर्चा और सब पेड करना है, तो लगभग 40-50 हज़ार तक जाता है। हाँ, सब। तो ये एपिडा के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है एग्जैक्टली? अभी मैं अपने यहाँ फार्म हाउस डेवलप करना चाह रहा हूँ, उस पर आपका जो लोगो है, ले लीजिए, अच्छा ही दूध है, आपका जो लोगो है चाहे ले लीजिए। किसान पाठशाला, हाँ। उसको उसकी क्या बोर्ड लगाने की परमिशन देंगे आप? समझा नहीं मैं क्या? मैं अपना जो मेरी ज़मीन है, जो फार्म हाँ। हाउस डेवलप कर रहा हूँ इस काम के लिए, हाँ। जो आपका प्लान है रेसिड्यू फ्री जो भी वहाँ करना है, वो चाहे केला करूँ मैं आपकी गाइडलाइंस में, तो आपका जो लोगो है किसान पाठशाला, किसान पाठशाला का लोगो और ये जो आप देख रहे हैं बैनर, ये ऑल इंडिया में कोई भी यूज़ कर सकता है। इस पे ये है हमारा पेटेंट, लेकिन प्रतिबंध नहीं है, आप कर सकते हो यूट्यूब वाला फंक्शन। लेकिन जो इसका मेन मदर लोगो है, जैसे ऊपर किताब है और नीचे पत्तियां हैं, वो लोगो अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ थोड़े समय चलेंगे, आपके खेत का हम R&D पूरा लेंगे। अभी हम एक पूरे इंडिया लेवल के लिए एग्रीकल्चर R&D स्टार्ट कर रहे हैं। जो फार्मर हमारे साथ समर्पण से चल रहे हैं उनको प्लांटेशन करने के पहले से लेकर के साल भर का पर डे का एक वीडियो भेजना है, ताकि आप जो कर रहे हैं कुछ तो आप हमारे दिशा निर्देश से करेंगे, कुछ ऐसा होगा जो आप खुद ही अपने से कर रहे थे पहले से। तो इन सब चीज़ों का हम इंडिया का सबसे बड़ा R&D प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर रहेगा फाइनलाइज। तो आप वहाँ पर बैनर लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पर डे के वीडियो भेजना है, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें और हम सीख भी सकें कि इंडिया में अलग अलग जगह पर ये प्रैक्टिस फॉलो करने पर क्या रिजल्ट आ रहे हैं। सीखना सिखाना जो आप यस कहते हैं, यस यस, आप कुछ सीखें कुछ और हो सके, वो किसान पाठशाला का लोगो लगा के पूरा आपको हाँ, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, जो फ्रेम है इसका पूरा लगा सकते हम हैं। आपके प्रतिनिधि बन के वो क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं आप शुरुआत। जैसे फिरोजाबाद से हैं। फिरोजाबाद में हाँ, तो उनके एरिया में मेरे ख्याल से जो जमीन का कंडीशन है पहले करना पड़ेगा, बहुत अच्छी रहती है ना, बहुत अच्छी। तो हम लोग को वो जमीन का जो सॉइल टेस्टिंग इसे कहते हैं, वो सॉइल टेस्टिंग अपने केंद्र में कराना पड़ेगा या आपके साथ? जहाँ करा सको, जहाँ सुविधा हो। उसमें दीमक है, दीमक का क्या सोल्यूशन है? दीमक सबसे अच्छा प्राणी है, जो हमारे उसका कोई इलाज नहीं करना है, वो अच्छा है। मित्र है ना तुम्हारा, मित्र मित्र और हमारे मित्र हो गया ना किसान का। एक्चुअली एक ऐसा प्रोपोगेंडा बीच में चल चुका है
जो कई सारे वैज्ञानिकों को भी न पता था और अनभिज्ञ में उन्होंने दवाइयाँ बेचने का काम चालू कर दिया। उनको नहीं पता था, वो बहुत कीड़े मारते हैं। वो हो गया, मार दिया। ऑटोमेशन में हो गया कि दीमक आपके खेतों में है तो ऐसा कर लो, आपके यहाँ ऐसा है तो वो कर लो। दीमक के जैसा कोई प्राणी नहीं है दुनिया में। दीमक एकमात्र ऐसा प्राणी है जो तुरंत तत्काल इधर बायोमास को उसने ग्रहण किया और विदिन आधे घंटे में मिट्टी निकाला। मिट्टी, ये जैसे पहाड़ आप देख रहे हो तो यहाँ पर अभी पेड़ पौधे नहीं है तो मिट्टी इसकी धुल कर नीचे चली गई है। पेड़ पौधे रहते हैं तो वहाँ बायोमास गिरता है और वहाँ दीमक रहता है तो वो मिट्टी बनाते रहता है। अब पेड़ पौधे नहीं है, बायोमास गिर नहीं रहा है तो बारिश आती है तो मिट्टी धुल धुल कर नीचे जाती है। तो अब ये जितने सारे पहाड़ है ये पत्थर के हैं। दीमक होगा तो ही वो पहाड़ कन्वर्ट होगा, मिट्टी का बनेगा। मिट्टी बनाने का दुनिया में कोई नया प्रोग्राम नहीं है। हजारों साल में ये कंकर पत्थर मिट्टी बनेंगे और दीमक आधे घंटे में बनाता है। दीमक जीवंत चीज को नहीं खाता है, जीवंत चीज को नहीं खाता है। जैसे ये पेड़ है, डेड पार्ट्स को, डेड पार्ट को खाएगा। यही मुझे पता है। बहुत से मैंने आम के पेड़ देखे, उसमें तो ऐसा बना हुआ रहता है दीमक का। वो तो जीवित है। जैसे सांप अपनी केचुली उतारता है ना, डेड सेल। डेड सेल उतारता है, ऐसे ही पेड़ पौधों में अगर यहाँ देखोगे तो ये इसके डेड सेल हो गए हैं। हाँ। ऊपर वाला हरा ग्रीन है, नीचे नीचे डेड सेल हो गए। अभी ये इसको दीमक खाएगा अगर यहाँ है, ये पूरा डैमेज हो गया है, इसको खाएगा। तो हमें क्या लगता है कि हमारा पेड़ खत्म हो रहा है, ये ऑलरेडी डेड सेल है, ये खुद निकल रहा है। जैसे हमारे नाखून निकलते हैं, ये डेड सेल की गिनती में आ गए, हमें सफाई करना पड़ती है। तो दीमक जो है वो प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। नहीं, जो हम सुनते आए अपने बुजुर्गों से कि पेड़ को दीमक लग गया तो पेड़ खत्म हो गया। हाँ, तो इसमें कितनी सच्चाई होती है? इसमें ये अधूरा सत्य है, झूठ नहीं है ये। इससे जानने अब हमें सही जवाब चाहिए कि पेड़ को दीमक लग गया। ये दीमक अगर लग गया है तो पेड़ खत्म हो जाएगा। ये कैसे? ये क्या रीजन? मैंने वही अभी एक कुछ सेकंड पहले बोला था कि अनजाने में कई एग्रोनॉमिस्टों ने, उनकी गलती नहीं है, ऐसा प्रोपोगेंडा आया कि दीमक से पेड़ खराब होते हैं और ये दवाई डाल दो। तो वो दवाइयाँ बिकना चालू हो गई थी। तो वो हमारी जस्ट एक सदी पहले की जनरेशन में वो बातें फैल चुकी है। एक्चुअली लकड़ी के जितने भी फर्नीचर हैं, वो लकड़ी के जो फर्नीचर है उनमें निर्जीव है वो। और हमारे पुराने घर जो थे वो गोबर और मिट्टी के बने हुए थे, तो वहाँ पर तो दीमक घरों में ही था। और वो जो लकड़ी के फर्नीचर थे उनमें दीमक लगने से वो फर्नीचर ख़त्म हुए। तो उनमें एक कॉन्सेप्ट आया कि लीथेन टीसी करके एक दवाई आई, क्लोरोपाइरीफास आई, जो इनके पेंट में मिला करके इन्हें पेंट किया जाने लगा, जिससे इनमें दीमक लगना बंद हुआ। फर्नीचर में इंजेक्ट कर देते हैं आजकल तो। हाँ, हाँ, फर्नीचर में लगना बंद हुआ। तो फिर उसका अपडेट वर्जन क्या निकाल दिया कुछ एग्रोनॉमिस्टों ने कि जैसे पेड़ की छाल पे दीमक चढ़ गई ऊपर, तो ये पेड़ भी खत्म हो जाएगा, तो इसको दीमक को चढ़ने ही मत दो। तो प्रिवेंटिव में चालू किया और वो परमानेंट हो गया। दीमक डेड सेल खाता है, जीवंत पेड़ को कभी नहीं खाता है, जीवंत मांसपेशी को नहीं खाएगा। इसका जहां से वो ग्रीन मांसपेशी आ गई वहां दीमक का काम ही नहीं है, उसका सेंस नहीं चलेगा, वो खाएगा नहीं। इस पेड़ के ऊपर जो डेड सेल है, कोई भी पेड़ है उसकी छाल जो निकल कर टूट कर खत्म होने लगी है, जैसे हमारा नाखून, ऐसे पेड़ की छालें निकलती है, उसको दीमक खाएगा। तो हमारे फर्नीचर जैसे खत्म हुए, तो ऐसा एग्रोनॉमिस्टों को लगा कि पेड़ भी खत्म होंगे तो दीमक आए नहीं, इसके पहले प्रोटेक्शन करो। जबकि वो सफाई कर रहा है, उसकी चमड़ी को साफ कर रहा है, अंदर से नया उभार आएगा, उसकी नई स्किन आएगी। वो गलती हो गई हम लोगों से, तो प्रचार गलत हो गया। कंट्रोडिक्शन हो गया कि जो हमारे पूर्वजों को बताया गया तो पता इसको वो निकला कहाँ से? घर फर्नीचर तो थे और हमारे घर मट्टी के और गोबर के लीपन और दीवारें थी, तो दीमक तो वहां पर भी रहेगा जहाँ गोबर का, क्योंकि गोबर में बायोमास है और वो डेड सेल है, उसका सेंस है, उसको सफाई करने के लिए आया है। तो हमारे फर्नीचरों को डैमेज हुआ तो हम पेड़ों तक पहुंच गए, वो गड़बड़ी है। कंफ्यूजन हो गया, समझने चीज़ों वो को नहीं होना समझने में चाहिए। गलत हो गया। एक बेसिक क्वेश्चन था भैया मेरा, जैसे मेरी अभी छोटी जोत है, जोत इन द सेंस कि मेरा जो एरिया है, हाँ, फील्ड एरिया है जिसमें कहते हैं अभी खेती
इसको निकाल कर कंफर्ट जोन में बात करो। अच्छा, आपने कहते मतलब हाँ, तो उसमें जब इसकी जो फेंसिंग के लिए हाँ, अगर मैं करना चाहूँ बैम्बू से, तो आपके अकॉर्डिंग कितना कहते पूरा आपको अगर दीवार जैसा फेंसिंग करना है तो 2 से 2.5 फीट पे लगाना चाहिए और हाइट वाला पौधा लगाओ। आप कटंगा लगा सकते हो, बालकुआ लगा सकते हो, एस्पर लगा सकते हो, ब्रांडीशाई लगा सकते हो। और जल्दी से जल्दी करना है तो बालकुआ बहुत जल्दी स्पीडली ग्रो करता है। जैसे आज लगाया और हमें 1 साल में रिजल्ट दिखे कि पौधे ने थोड़ा साइज ले लिया, दीवार बनना चालू हो गई, बागड़ क्या बोलते हैं आपके यहाँ? फेंसिंग बोलते हैं। फेंसिंग बोलते हैं। तो फेंसिंग होना चालू हो गई तो बालकुआ सबसे स्पीडली चलता है। कटंगा 5 साल में दिखेगा, एस्पर आपको 7 साल में दिखेगा। कटंगा के आपके अकॉर्डिंग जो है बेनिफिट ज़्यादा है? नहीं, बेनिफिट हर बांस के। मैंने आपको पूछा कि आपको जल्दी फेंसिंग करना है तो बालकुआ है, फेंसिंग करना है तो कोई सा भी बांस जो हाइट वाला हो, कोई सभी अच्छा। क्योंकि 2.5 फीट पे तो वो ऐसा पैक हो जाएगा, फिर उसमें कांटे हो या कांटे ना हो, अंदर बाहर कोई आएगा नहीं। तो आप बालकुआ लगाओ या कटंगा लगाओ या एस्पर लगाओ या डी ब्रांडीशाई लगाओ, ये सभी हाइट वाले हैं। और इससे खेती में फर्क नहीं पड़ता है। खेती में फर्क गिरेगा। हाँ, जैसे ये पेड़ की जहाँ छाँव आ रही है यहाँ तक का कोई भी आपका पौधा ग्रो नहीं होगा। तो ये प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल? दोनों है। नहीं, आप कहाँ पर और किस पर्पज से लगा रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करते हैं। आजकल वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, जो मैं 5 सालों में समझ पाया हूँ। तो योगी जी के, मैं किसी के नाम लूँ या ना लूँ, अपने यहाँ गोवंश का वध बंद हो गया तो वो फ्री हो गए, तो खेतों में चले जाते हैं और पूरी फसल खराब होती है। या तो गांव के आगे रात भर जागे या वो जाए फसल। तो उसके लिए वो जो अभी ये 2 रास्ते हैं, फेंसिंग या तो हम प्रॉपर करें, लकड़ी करें या लोहे करें या तार करें, या जो आपने बताया कि बांस की करें। तो क्या करना चाहिए? फेंसिंग कैसे करनी चाहिए? तार की करनी चाहिए ताकि हमारे जानवर उस खेत को ना खा जाए। आपसे 2 क्वेश्चन मर्ज हो रहे हैं। हाँ, एक तो हम चर्चा कर रहे थे कि पेड़ की छांव में कोई फसल आएगी नहीं, वहाँ आपका क्वेश्चन था कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और हम उससे शिफ्ट होकर के फेंसिंग पर दूसरी इबारत पर चले गए। तो दोनों के भी जवाब दे देता हूँ। हम जहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं बाम्बू, वहाँ हमारा उद्देश्य है क्या, उस पर डिपेंड करेगा कि उसके साथ की सह फसल आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, एक बार। दूसरा, अब जो आप बाउंड्री कर रहे हो उसमें बाउंड्री होना चाहिए यूनिट की, क्लस्टर बाउंड्री होना चाहिए। अभी किसान क्या कर रहा है, आपके यूपी में मैंने देखा है, 2 एकड़ का एक खेत है, आधे एकड़ का एक खेत है, 1.5 एकड़ का एक खेत है, इस तरह से छोटे छोटे फार्म है। हर आदमी को अपनी बाउंड्री सेपरेट करना पड़ रही है। आप लोगों ने गांव इकट्ठा करके यूनिट बनाना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर छोटा सा ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, अभी आपको पैसा कितना लग रहा है? इसकी बजाय ये 1000 एकड़ है, यहाँ पर एक ही बार आपको कटंगा या बालकुआ 2-2 फीट पर लगाना है जीवन में एक बार। और वहाँ पर एंट्री करने के लिए गेट, जैसे अभी आजकल कॉलोनियाँ बन रही ना, एक गेट रहता है, एक इनपुट एक आउटपुट। अब ये आपकी 1000 एकड़ की जो खेती है पूरी प्रोटेक्ट हो गई, काम ही खत्म हो गया है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास लगभग 12 इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये तो जगह जगह है, या तो हम वो सेल आउट करें अपनी खेती। नहीं, सेल आउट वाली बात नहीं, आप फिर मैं समझा नहीं पाया शायद। आप जिस गांव में है उस गांव में यूनिट बना करके इकट्ठे हो, ये तकलीफ एक आदमी की नहीं है, पूरे गांव की है। तो जो सक्षम है वो बाउंड्री कर पा रहा है, जो सक्षम नहीं है उससे बाउंड्री नहीं हो रही, उसकी फसल का नुकसान हो रहा है। तो आपने यहाँ 1 एकड़ की बाउंड्री अगर बनी तो 200 फीट बाय 200 फीट बाय 200 फीट बाय 200 फीट, तो ये 800 फीट में आपको नेट और जाली और सब लगेगी 1 एकड़ में। इसकी बजाय आप गांव वाले यूनिट होकर के करते हैं तो पंचायत भी सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट भी पैसा देने वाली है इसमें। गुजरात में कई सारे जगह पर गवर्नमेंट दे रही है कि आप अगर 50 हेक्टेयर से ज़्यादा की एक यूनिट की बाउंड्री करते हो तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको बाउंड्री कराने में। दूसरा, आप खुद ही कम खर्चा हो जाएगा। जो आपको 400 फीट में बाउंड्री करना थी तो आपका फ्रंट कितना है, 1 एकड़ का 200, बाकी तो 200 अंदर का था, समझ रहे हैं? तो ये पूरा फ्रंट केवल बाउंड्री हुआ तो आपका 1/3 पैसा लगा। और गांव वाले यूनिट इकट्ठा करके 1000 एकड़ की एक ही बाउंड्री करो, उसमें गेट बिठा दो,
यही मैंने भी सोचा, लेकिन ये थोड़ा सा और बाउंड्री करने में वो नुकीले तार की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये पॉइंट है। वो जानवरों को नुकीले चीर तार, फाड़ हाँ, देते हैं, वो उसके बेचारे फिर उनको कहीं तकलीफ बैठे होती रहते है। हैं, हाँ। फंगस लगती है, सड़न होता है और वो तड़प तड़प के मरता है। तो फिर क्या करना चाहिए उसको? तो वो वहाँ पर बैठ करके फिर यही भावना देगा कि ये जिस व्यक्ति से मुझे घाव लगा है उसको भी शांति न मिले, तो फिर आपकी फसल पकने वाली नहीं है। फिर कैसे यूपी में मैंने देखा है बहुत ही कटीले नुकीले तार से बाउंड्री करते हैं। है सही है। मैं तो अभी कोरोना काल में यही सब देख भावनाएं तो हर प्राणी की प्रकट होती है, बोल नहीं पाएगा वो बात एक अलग है। लेकिन एक्शनेबल है। किसान अब का वो भी अगर जो है आप प्रॉब्लम हो रहा है वो ना, कहते बैंड है, अगर कटीले तारा आप लगा रहे हैं वो बैंड है। बैन हो गया। मुझे 90% यूपी में कटीले तारोज की बाउंड्री दिखी। कई सारे मैंने वीडियो में बोला है कि भैया ये कटीले तार बंद करो और आप नॉर्मल फेंसिंग करो। आप बाम्बू की फेंसिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप बाम्बू के छोटे छोटे ठुड्डे लगा करके 4-4 फीट पर, सस्ता वही गिरेगा। और नाइलॉन की एक जाली आती है जो मछली पकड़ने के काम में आती, बहुत हेवी होती है। 3 साल नहीं खराब होना है आपके यहाँ, 3 साल। नाइलॉन की जाली जिससे मछली पकड़ा जाता है। कृष्णा भाई लेके गए शायद, नहीं यहाँ पर जरूरत है अभी। उसका पंचर दिखवा लिया क्या? नॉर्मल जो बाउंड्री दिखवा लो। एक मैं ऐड करूँगा, जैसे आपने मुझे क्लियर कर दिया। मेरा छोटा क्वेश्चन था, आपने उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा Elaborate हो गया। elaborate कर दिया। एक तो पहले ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा हमारे लैंड का, एरिया का। अगर हम कहते हैं इसको सोशल में लेके जाए पूरा, वो एक शैडो वाली समस्या जो आपने क्लियर कर दी मेरी। क्योंकि अगर मैं पर्सनली अपने मतलब आप खेती छोटे बाउंड्री छोटे करते हैं, क्लस्टर में करोगे तो cluster शेडो करते तो आएगा ना, अगले के खेत में भी जाएगा, आपके खेत में भी उसका आएगा। कहते हैं वो और रहेगा। बाहर से करोगे तो बाहर तो रास्ते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो वो चीज़ क्लियर होगी। हाँ। वो मैं शायद मैं वापस किताब में मेरा क्वेश्चन बना ही रहता। और इसमें आपके गांव की नई अर्निंग चालू होगी। एग्जैक्टली। आप पूरे गांव का बाउंड्री करते हैं तो वहां से 3 साल बाद बाम्बू भी तो निकलेगा। वो सहमति बनी रहेगी। हाँ, कौन सा बांस वो मेंटेनेंस के लिए बाम्बू भी निकलेगा और वो बाम्बू आपको रोजगार भी देने वाला है। वहाँ से आपको अर्निंग भी होने वाली है बाम्बू से। क्योंकि ये एक दूसरे का वो रहता है, मतलब वहाँ पे लोग कहते हैं एग्री नहीं करते हैं कि मैंने अगर लगा लिया है तो आप दूसरे के खेत में हो आने वाला समय एकला चालों का नहीं है। ये एग्जैक्टली जो व्यक्ति अगर खुद दिबक के बैठा है मुझे एकला ही चलना है तो उसकी प्रोग्रेस असंभव है। यूनिटी बना के चले। यूनिट बना के चलना पड़ेगा, ये फिक्स है। मैंने बहुत से लोगों से बातचीत कर लिया, ये कंबाइंड फिनिशिंग बोल रहे हैं। और थोड़ा सा एरर रहेगा। 100 लोगों से बात करोगे, शुरुआत में 20 आएंगे, बाद में 20 बचेंगे जो कभी आएंगे नहीं। बराबर पहले 20 ही जाएंगे, लेकिन आप चलते रहे चलते रहता तो है। बाद में 20 ऐसे बचेंगे जो कभी नहीं आएंगे, 80 ही होंगे। तो आप कभी भी कोरम पूरा करने की चेष्टा मत करो, आप चलना चालू कर दो। उस दिशा में मैं ये बढ़ना काम ही- चालू कर दो। ये काम ही उसी हिसाब से कर रहे हो। हाँ। ये काम ही मेरा उद्देश्य वही है कि किसान को लाभ हो और कुछ सीखे। किसानों को समझाना बहुत मुश्किल अपन है। बाकी लोग इतने दूर नहीं आ सकते ना, हम लोग आ गए तो कुछ सीख के जाए और वहाँ कोई काम करे ना। 10 लोग सीखेंगे ना उससे, 10 लोग की अर्निंग बढ़ेंगी। यही मेरा उद्देश्य मैं है। अपने गांव के किसानों को थोड़ा सा एक यूनिटी में लाऊंगा और एक आपका ऑनलाइन अगर उनको लेक्चर मिल सके तो बेहतर। आराम से मिलेगा, कोई प्रॉब्लम मैं नहीं। उनके लिए टीवी लगा दूंगा बड़ा हाँ। और उस पर बैठ करके अपने आप गूगल मीट कर सकते हैं। गूगल मीट का हाँ। बात हुआ गौतम जी से, ठीक है, देख लो एक बार या तो। हाँ, साथ में है ना। ये तो काफी समय हो गया निकलने का यार, इनको पहुंच जाना था अभी तक। देख लो। भैया एक क्वेश्चन था मेरा स्ट्रेट अवे कि जैसे भैया ने कहा है कि अपने क्षेत्र के अंदर अपने किसानों को जागरूक करना चाहते हैं। भैया भी हमारे जो है उस क्षेत्र के किसानों के लिए आप रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करना चाहते हैं और किसानों का भी कहते हैं एक तरह से कहते हैं वो लाभ प्रॉफिटेबिलिटी बने। तो आपका विजिट जो है हम लोग ऑर्गेनाइज करना चाहें तो वहाँ पे आप हो सकता है। ये सारी शुरुआत पहले खुद की मनस्थिति को दृढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत अच्छी है पहल और करना ही चाहिए। मैं चाहता ही हूँ कि हर गांव में नया बलराम बन जाए। जी। मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, लेकिन इसके लिए कंठस्थ होकर आगे बढ़ोगे तो ही ठीक है, वरना 1 साल के बाद ऐसा लगेगा कि व्यक्ति गड़बड़ है, मेरी सुनते नहीं है, मुझे इरिटेट करते हैं और फिर आप रुकोगे।
तो बोलने वाले बोलते रहेंगे, कहने Problem वाले तो कोई हमेशा है। ही कहेंगे। हमें पहले फाइनल फोकस करना है कि मुझे किस दिशा में जाना है, और इस दिशा में चलते चलते क्या मेरा परिवार शांत रहेगा, सुखी रहेगा, 2 पैसे उसको मिलेंगे, तो उस दिशा में बढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैमिली को लेकर के और सिस्टम के साथ में। रास्ता बहुत गड़बड़ है। हाँ, नहीं, गड़बड़ी है वो, उसको हमें ठीक करना पड़ता है। पूछने वाले ज़्यादा नहीं। हाँ, आराम से मिलेंगे। मैं 2006 से चलना चालू किया, तो 2012-13 तक यहीं पर चल रहा था, एमपी निमाड़ बेल्ट में। फिर मैंने सोचा कि इनके लायक कुछ एक ऐसा साइजेबल प्रोग्राम मुझे करना है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर रहती है, उसे बिरयानी कभी कोई समझता नहीं है। हाँ, ठीक है, साकेत पे रुको, आप लेके आओ। तो फिर क्या हुआ कि हम एक साइजेबल काम पे बढ़ गए थे। 6 से 12 तक ऑलरेडी 6 साल हम चल चुके थे। किसान पाठशाला चल ही रहा था, 1-to-1 मीटिंगें ले रहे थे, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा था, हमारी मीटिंगें अरेंज हो रही थी। रिलायंस को हम गाइड कर रहे हैं, भारत पेट्रोलियम को गाइड कर रहे हैं, एज ए सोशल प्रोग्राम जो उनके चलते हैं CSR के, वहाँ वो हमारी मीटिंगें लेते हैं। ऐसे प्रोग्राम रन हो रहे थे। तो फिर यहाँ थोड़ा सा हमने स्टॉप किया कि यहाँ के किसान मुझे देखें, जिसको आना चाहे वो आए मेरे साथ। और मैं गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार ऐसा बाहर निकला। अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं यहाँ के क्षेत्र को डोनेट करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, मैंने चालू किया है। यहाँ जो नर्मदा बेल्ट है, ये इंडिया का सबसे बड़ा मैं बनाना का एक्सपोर्ट हब बना रहा हूँ। तो अब किसानों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, बलराम जो चल रहा था वो सही चल रहा था, अभी कारवा बढ़ रहा है लोकल का। घर की मुर्गी वाली जो लाइन थी वो change अभी खत्म बिरयानी दिखना चालू हुई है, खुशबू आ रही है ना, पक रहा है, अच्छा सेंस मिल 15 रहा साल है। लग गया उसमें। ये रेवा का प्रांगण जो बना, तो ये हिडन है पहाड़ के पीछे। यहाँ के जो, मतलब मैं अगर बोलूँ कि मेरे रिश्तेदार की काका, मामा, चाचा, फुआ जो हैं, वो भी जब यहाँ आते हैं तो उनको समझ में आता है कि बलराम कुछ कर रहा है। अब वो ग्राउंड पे नजर आ रहा है। हाँ, उसके बगैर ऐसा लग रहा था उनको कि ठीक है, लड़का कुछ उछल कूद कर रहा है, कुछ नया पैसे बनाने की जुगत में है, ऐसा लगता है। केले की फसल को 70-30 कर सकते हो। आराम से 70-30 करना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है एग्रीकल्चर को सही डेवलप करने का। 70-30 इन द सेंस कि 70% आपने जो फसल कर रहे हो उसकी जड़ों को ग्रो होने के लिए छोड़ दिया, वहाँ हम छेड़ेंगे नहीं। और 30% हमने ऐसा पॉकेट रखा है कि हम खेत के अंदर बाहर जाएंगे, वो वहाँ पर कोई जड़ों की आवश्यकता नहीं, वहाँ हम इरिगेशन नहीं करेंगे, वहाँ वो हमारे लिए रहेगा, ताकि हम खेत को अंदर जा कर के मेंटेन कर सकें व्यवस्थित तरीके से। तो वही एक रास्ता है जो सही से फार्मिंग किया जा सके। ड्रिप से ज़्यादा बेटर है, ड्रिप से करेंगे तो बेटर होगा। फ्लड से नहीं, हमारे पास बजट हो तो ड्रिप पे ही जाना चाहिए, तो बजट नहीं हो तो फ्लड भी कर सकते हैं। कितना खर्चा आता है एक एकड़ में ड्रिप का? नॉन सब्सिडी है तो 40 से 50 हज़ार लगेगा। अभी थोड़ा कोविड के बाद रेट बढ़ गए हैं इनके ड्रिप वालों के, और सब्सिडी है तो 25 से 30 हज़ार लगेगा। आपकी ड्रिप की जो इंदौर में वो है, वो मैं जाना चाहता हूँ, वो लेना चाहता हूँ। आपको बताया था तो 1 एकड़ में 25,000 बताया था आपने, तो उसमें वो हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या मिलेगा, कैसे बताएगा? हम यहाँ पर केवल लिटरल बना रहे हैं ऊपर के ड्रिप, बाकी जो PVC लगेगा, जो वॉल लगेंगे, जो अंदर से छड़ा निकल के आएगा, वो आपको वहीं पर फिटिंग करवाना पड़ेगा, जो वहाँ नज़दीक आपको PVC मिल रहा है। क्योंकि यहाँ से हम यूपी ट्रांसपोर्ट भी करेंगे तो वो रेट ज़्यादा हो जाएगा उनका PVC का। ड्रिप के बंडल ट्रांसपोर्ट होने में दिक्कत नहीं है, वो इजी रहेगा और रेट कम रहेगा। सिर्फ आप बंडल आप कैसे लगाएंगे? वो 25 है। नहीं, मैंने एक अनुमानित बतलाया था कि आप इसके इर्द गिर्द फिटिंग कर सकते हैं। जैसे 15 से 18 हज़ार का पहले आ रहा था, 12 हज़ार में PVC फिटिंग 1 एकड़ का। अभी कोविड के बाद शायद रेटों में कुछ चेंज है, नए पेट्रोलियम के रेट भी बढ़े हुए हैं, तो सारा पेट्रोलियम के रेट से ही PVC चलता है। तो अभी 18 से 20 हज़ार का PVC नीचे फिटिंग होता है, वॉल और PVC। और उसके बाद जो उसके लिटरल निकलेंगे, छड़े निकलेंगे, तो वो हम कितनी थिकनेस की ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपके 1 एकड़ में ग्राफ में 5 फीट पे ले रहे हैं, 4 पे ले रहे हैं या 7 पे ले रहे हैं, तो उस पर वो उसका रेट बनेगा। तो ओवरऑल एवरेज 9,000 से 15,000 का आप ड्रिप लाइन समझ लो,
और 15,000 से 20,000 का नीचे का ग्राउंड का फिटिंग समझ लो, वो हम हेवी ले रहे हैं या लाइट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। केले में कौन सा लगाया जाएगा? तो आप ही आपके यहाँ गार्डन में मिलेंगे? केले में आपको अगर खुद से ही खरीदना चाह रहे हैं तो 25 से 35,000 के बीच में आपका 1 एकड़ लग जाएगा। अभी वो आपके वहाँ के रेट कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, ड्रिप तो यहाँ से लेते हैं, आपके यहाँ लेते हैं इंदौर से। फिल्टर वगैरह भी वो सब वहीं लेना पड़ेगा, नहीं लगेगा। क्योंकि हम फिल्टर बना नहीं रहे, केवल लिटरल बना रहे हैं। अगर मुझे किसी और खेती के आपके यूपी में 90% सब्सिडी है। आप जहाँ हैं, जिस ब्लॉक में है, जिस तालुका में है, वहाँ एग्रीकल्चर अधिकारी से बात करो। अगर सब्सिडी का प्रकरण पास होता है तो आपका 15-20 हज़ार रुपये एकड़ में हेवी मटेरियल का ड्रिप लग जाएगा। तो पहली प्राथमिकता रखो, आप सब्सिडी फाइल करो, नहीं है तो फिर आप नगद से ले लो। एमपी का क्या है? एमपी में अभी मुझे लगता नहीं कि 90% है। यहाँ जो इलाकों में ड्रिप नहीं है वहाँ पर 70% दे रहे होंगे, और जैसे बड़वानी ब्लॉक 100% ड्रिप हो चुका है तो यहाँ पर 20-25% शायद दे रहे हैं। यूपी का जो आपने 90% बताया, ये 2021 का गवर्नमेंट का ना रिसेंटली हो। मैं पहले अपने खेतों की सॉइल टेस्टिंग कराऊं और फिर अपने एग्रीकल्चर का जो यूनिवर्सिटी वहाँ जाकर प्रेफर करूं कि कौन सी कहते हैं, या ऐसे ही मैं केला या अनाज वगैरह। सॉइल है मीडिया माध्यम, ठीक है। अभी अगर हम केले पे जाना चाहें तो हमने मार्केट क्या सर्च कर लिया है, केला में नाम ले रहा हूँ, एक्स फसल कोई सी भी हम लगाना चाहें तो उसका मार्केट हमें पता है कहाँ बेचेंगे। कैश क्रॉप कोई सी भी फसल आप लगा रहे हो तो सबसे पहले हम बेचेंगे कहाँ, दूसरा उसकी पानी की रिक्वायरमेंट है कितनी, क्या हमारी ज़मीनों में उतना पानी है, तीसरा उसका रख रखाव और मेंटेनेंस का पूरा मेरे पास डेटा है, तो हमें उस फसल पे आगे बढ़ना चाहिए। उसका पीएच कम ज़्यादा होगा तो उसके टेक्निकल विकल्प हैं, सब किया जा सकता है। फिर से आप बोलेंगे मुझे एक मार्केट है, जो फसल लगा रहे हो उसको बेचोगे कहाँ पर, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, वरना वो फसल लगाओ मत, मार्केट नहीं है तो। ठीक है, फिर उसकी पानी प्रबंधन की व्यवस्था क्या है, वाटर मैनेजमेंट। हाँ, और वो फसल जो हम लगा रहे हैं वो फसल के डेटा हमारे पास है, प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग ये कैसे रन होगा, कब इसको क्या करना पड़ेगा, या ऐसा व्यक्ति उस फसल को हमें गाइडलाइन देने के लिए है हमारे पास मौजूद। और फोर्थ पे आएगा कि इसमें बजट कितना लगेगा, तो हमारे पास बजट की अवेलेबिलिटी कितनी है। ये 4 चीज़ें आप फाइंड करो और कोई सी भी फसल लगा लो जो आपके माइंड में चल रहा है। इसमें लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे लिए मार्केट और पैसा पैसा, फर्स्ट और लास्ट, वो उसका दिक्कत नहीं। बाकी तो बीच की चीजें सब आ जाएगी। मार्केट भी मिल जाएगा, मार्केट भी मिल जाएगा। अभी कनेक्ट है तो मार्केट भी मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम इस चीज़ को चाहते, इस कोरोना में मैंने अपना जो है सोच रहा हूँ साइकोलॉजी कि मैं अपने जो पिछले हफ्ते जो मैं काम करता है वो सब छोड़ करके मैं इसमें आऊँ। बीइंग ए प्रैक्टिकल, मैं कुछ 1-2 सब लोग चाहते हैं हम लोग प्रैक्टिकली कुछ ज़मीन पर एग्रीकल्चर शुरू करना चाहते हैं। मनोज, यहाँ पैसा प्रॉब्लम नहीं, हमें समझना है कि बिजनेस होता कैसे, एग्रीकल्चर होता कैसे है। एक सेवा भावना सोच लीजिए, कुछ भी कि हम एग्रीकल्चर करके अपने देश की कुछ सेवा कर सकें, ये सोच कर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। समीर भैया बोलो, गेस्ट पहुँचने वाले थे, ऊपर रूम और पानी प्रबंधन होटल देखिए पूरी। आपके यहाँ से बड़ी बोल रही किले पे गाइडेंस लेने के लिए किससे संपर्क करें, कौन लेना आदमी से बात करते हैं? गणेश किसान, गणेश जी, नंबर लिख लो आप। 942 57 3822। ये तो नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है और गणेश जी वहाँ पर वो नंबर को लीड करते हैं, देखते हैं। हाँ जी, फ़ोन नंबर उठ नहीं रहा है। उठता नहीं, व्हाट्सएप पे चलता है। आपकी वीडियो आपके लेक्चर में देख व्हाट्सएप फोन भेजना है और देखा व्हाट्सएप से रिप्लाई देंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट रहेगा, मैं अपने एरिया में आपको अगर जैसे इन्होंने कहा और किसानों की मीटिंग, तो उसका जो आने जाने का एक्सपेंस है वो हम कवर करेंगे। बस उतना ही लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। हाँ, ये चीज़ जरूरी थी क्योंकि हम लोग आपके तरफ से एक आवेदन हमें चाहिएगा, हाँ, रिटर्न हम भेज देंगे। हाँ, कि आप कहाँ से हैं, वहाँ के कितने किसान किस फसल पर हमसे गाइडलाइन किस दिन लेना चाहते हैं, एक वो पेपर बना करके कुछ 25 किसानों के साइन भेजना है। ग्राम पंचायत वगैरह का ऐसा हाँ, कुछ वो नॉर्मल पेपर पे आप वो सील साइन लगा कर भेज दीजिए कि हम यहाँ से ग्राम हैं। पंचायत, ठीक है।
25 लोगों की सिग्नेचर की जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके तरफ। और हो सके तो पहले अपन वेब मीट करेंगे। तो वो हम कर लेंगे, आपसे मैं जूम मीट कर लूँगा और जो किसान जूम मीटिंग ही करूँगा पहले। मेरा ये है कि पहले उनको वेब से कंटिन्यू, देन आफ्टर इट इज नेसेसरी। ऐसा क्यों ना, घर की मुर्गी बराबर, तो वो मुझे नहीं समझेंगे तुम्हें क्या आती, खेती खेती तो हमें आती है, तो वो तो हमें वही बताएंगे ना। तो भरा हुआ गिलास कभी खाली होता नहीं, वो गड़बड़ खाली दूसरे से ही होगा, वो आपसे नहीं होगा। तो मैं तो पहली बार जब बताऊँ क्या कि तुम तो नए नए आ गए, तुम गाँव में परदेसी हो, तो तुमने कभी खेत देखी अपने आज तक? ये बातें चलती रहेगी, लेकिन आपको दृढ़ निश्चय करना है कि क्या मुझे मेरे गांव को डेवलप करना है, तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और वही सही लाइन है। मैं एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल रिजिड हूँ, बेसिकली गाँव वालों के लिए। आपका बिजनेस क्या है पुराना? पूरा एजुकेशन में रहा, मैं पढ़ाता रहा हूँ 10 सालों से। अच्छा, मैं तुम्हारी पढ़ाता रहा हूँ, पता है कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप किसानों को भी पढ़ा पाओगे। नहीं, बहुत मुश्किल काम है गाँव में। कम्युनिकेशन जो है ना एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। हाँ, वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा। आप कुछ 10 लोगों को कुछ गाइड कर रहे हो ना, तो वही तो यहाँ पर काम है, बस दिशा बदलना है कि किताब की बजाय फील्ड आ जाएगी। अपनों को समझना मुश्किल है, राह चलते हम दूसरों को नहीं, समझा कुछ देंगे। आपने वो हासिल चाचा कर लिया, ताऊ वो सब चीजें कुछ आपने हासिल कर लिया, तो अपने सुनना समझना चालू करेंगे। और आपने कुछ हासिल नहीं किया और केवल समझाते रहे, खुद ने कुछ नहीं किया, तो नहीं समझेंगे। एग्जांपल सेट करने वाली एग्जाम्पल पहले सेट करना पड़ेगा। फील्ड में करके दिखाना पड़ेगा। खेती में करके दिया, वो कहते ना, वो खेती में मेरी बात नहीं सुनते हैं, जो उनकी इच्छा वही करते हैं। इवन दिन मैं आपको बताऊँ, मेरे को दुख है, ये बोलना नहीं चाहिए, अगर आप ये रोक सके तो प्लीज़। ऊपर बाम्बू लगा करके जो मछली पकड़ने की जाली वो लगाओ, आपको 1 एकड़ में 5,000 के अंदर काम हो जाएगा। तार की करोगे तो 20,000 लगेगा 1 एकड़ में। वो टेम्परेरी रहेगा, 4 साल आराम से चलेगा। टेम्परेरी क्या, आपका तार का भी 40 साल चलता है, टूट फूट चालू हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा बेसिकली। हाँ, हाँ, बैम्बू उसकी जो जाली है, जाली टूट फूट होती रहती है, और आपने बाम्बू ही प्लांटेशन कर दिया तो वो तो 1 सदी हो जाएगी, 50 साल का काम हो जाएगा। कभी हम लोग छिंदवाड़ा जाते हैं, मैं कार से, तो रास्ते में 1-2 गाँव है और इतने बैम्बू दिखते हैं, मतलब इतना सुंदर एम्बियंस में मेरे मन में कई बार आया कि मेरे गांव के आसपास ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या बस वही गेहूँ और चावल, 2 ही चीज़ों की खेती होती है, तो खूबसूरती जो है वो हमारे गाँव लोगों में नहीं होती है। यूपी साइड गाँव में वो खूबसूरती नहीं है। ये जो अपना और बैम्बू है, खेती ये कितने साल का है? ये जो ऊपर चोंच निकला हुआ है, 2.5 साल 3 साल हो रहे हैं इसको, 2.5 साल का है। तो इसकी ये दीवार सिंगल एक उस पे था कि इसमें मल्टीपल है भैया? नहीं, एक ही पौधा लगा था, उसको भिर्रा बन गया। बिर्रा, अच्छा। क्योंकि इसमें एक जो बिर्रा मैंने देखा अभी उसका, वो शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। वो बिर्रा जो है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12-13 फुट का जरूर है, लेकिन वो बिर्रे को देख के आप उसको बच्चा नहीं बोलोगे, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वयस्क हो गया। वयस्क हो चुका है। इसकी बाउंड्री के लिए वेट करना पड़ेगा, हम 1.5 साल तो लगी जाएगी जब लगाएंगे। हाँ, इसको तो समय लगेगा, लगाने के बाद तो 1.5 साल मिनिमम टाइट होने में, उसको कॉम्पैक्ट होने में लगेगा 1.5 से 2 साल। बैम्बू की प्लांटेशन कौन से महीने में की जाती है? 365 दिन कभी भी कर सकते हैं। बेस्ट सीजन क्या रहता है भैया? पूरी प्रकृति के लिए बेस्ट सीजन तो जुलाई अगस्त तक है, जहाँ बारिश आती है, 38-32 डिग्री टेम्परेचर रहता है, हवा में नमी रहती है। कोई सा भी पेड़ पौधा आप प्लान करो, जुलाई अगस्त। मैं इसको फिर से रिवर्स करके क्वेश्चन है मेरा कि मैंने फेंसिंग की बात कर ली है, तो मुझे ऑर्डर करना है प्लांटेशन। पहली बात, मिनिमम ऑर्डर कितना आपको हम कर सकते हैं? बम्बू का या केले का? बैम्बू। हाँ। सपोर्ट क्या रहेगा और टाइमिंग तो आपने मुझे क्लियर करी। सपोर्ट में आपको चाहिए कि एक तो गाइडलाइन, और दूसरा साइजेबल अगर बाम्बू लगा रहे हो तो मार्केट। 2 के अलावा और कुछ सपोर्ट चाहिए? एक तो गाइडलाइन, पौधा जाए वहाँ से आगे राउंड द ईयर की गाइडलाइन, और जब बांस कंप्लीट होकर निकल के आ जाए तो ये बिकेगा कहाँ, ये 2 ही गाइड सपोर्ट चाहिए ना। तो दोनों सपोर्ट 100% हमसे मिलेंगे। पौधा लगने से पहले ही आपको शेड्यूल मिल जाएगा, और आगे फिर कंटिन्यू आपके टचअप में रहेंगे। और जब माल आ जाएगा तो आपके नियर बाय कहाँ बिकेगा और कैसे इजी बेचोगे उसका सपोर्ट भी देंगे। मिनिमम ऑर्डर के लिए पूछ रहे थे, मिनिमम ऑर्डर प्राइस कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम बाम्बू एक छोटी गाड़ी में जाता है, 1,500 प्लांट जाते हैं, 1500। तो आप 1500 प्लांट बुक कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एक 100 किलोमीटर का 50 पैसे पर पौधे का ट्रांसपोर्ट चार्ज पड़ेगा।
जैसे यूपी के लिए हमने फिक्स किया है 6 रुपए पौधे का ट्रांसपोर्ट। हाँ, अभी 1500 पौधे लिए तो 1500 से नीचे गए पौधे तो फिर एक्चुअल जो ट्रांसपोर्ट है वो आप पेड कर दीजिए। आपने 300 पौधे बुलाए और गाड़ी हमने जो बुलाई है वो छोटी गाड़ी रहती है, 16 रुपए किलोमीटर चलती है पिकअप। और यूपी में हम उदाहरण के लिए 1200 किलोमीटर गए, 1200 आए, तो 2400 गुणित 16 इतना तो भाड़ा लगेगा। अब उस पिकअप में आप 2 पौधे भर के ले जाओ या 2000 पौधे भर के ले जाओ तो वो एक्चुअल भाड़ा 1500 प्लांट के नीचे फिर आप पेड कीजिए, 1500 या उसके ऊपर हम फिक्स 6 रुपए पर पौधा 1200 किलोमीटर का ले रहे हैं। उसमें कम ज़्यादा होता है तो यहाँ से पेड करते हैं। एक वैसे क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये देखे कि आप जैसे डिलीवर करवाते हैं ऑर्डर, तो ये आपकी ट्रे होती है। आपने वीडियोस में बताया कि हमें फिजिबिलिटी वही बनती है 1 साल वाला पौधा या 1 साल से ऊपर का पौधा लेना, वो एडवाइस करते हैं। तो वो उसके अंदर कैसे होता है भाई, बेसिक सा क्वेश्चन होते हैं? नहीं, नीचे बाम्बू जो साल भर का होगा ना तो उसका नीचे का प्लग गठान बनेगा और उसका जो नया सूट आएगा वो मोटा आएगा। अच्छा, जैसे आपने अगर अभी प्लांट देखे होंगे तो जो बाल जैसे छोटे पतले पतले आ रहे हैं वो 1 साल के नहीं हुए हैं, वो भी प्राइमरी से सेकेंडरी में गए हैं, वो साइज छोटा है। जैसा उम्र बीतेगी तो नए सूट की हाइट ज़्यादा, फिर नए की हाइट ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा हाइट। तो बाम्बू में ऐसा है कि अगला सूट बड़ा आएगा, तो जो सूट बड़ा आएगा तो नीचे से उसका राइजोम जो थैली के अंदर है राइजोम बड़ा आएगा। एक मिनट। हाँ भैया, मैंने बोला कि नया क्षेत्र है। अच्छा, अभी अपन 5-6 महीने के लिए जो अपने सजा काटी थी ना, हाँ। वहाँ के आप ओम प्रकाश जी हैं और एग्रीकल्चर में अधिकारी थे, अभी 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुए हैं। तो वो वही था, आप जैसी बात थी कि किसान पाठशाला के साथ किसानों को आगे बढ़ते रहेंगे। तो रिटायरमेंट लेने के बाद भी अभी किसानों के साथ एजुकेट प्रोग्राम में चल रहे हैं। ये उनके लिए अच्छा है। एक्चुअली किसान क्या समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं पीढ़ियों से वो सही है, बट उनके लिए प्रॉफिटेबल क्या है वो जानते ही नहीं जानते और वो चेंज होना भी नहीं जानते। अगर मेरे गांव में पिछले 300 साल से गेहूं और चावल हो रहा है तो गेहूं और चावल की ही खेती हो रही है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। और एक आधे लोगों ने ट्राई भी किया, जैसे मैं पपीते की या केले खेती में, तो उन्होंने 1-2 साल चला, मैं देखा और फिर खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ वो मैंने नहीं समझा, लेकिन ये चीज़ देखी मैंने, वो सक्सेस नहीं हुए। तो वापस पूरे गांव में वही हो रहा है, गेहूं और चावल। उस पूरी बेल्ट में सिर्फ गेहूं चावल होता है, लॉस हो या प्रॉफिट उन्हें मतलब है उससे। खाने के लिए घर में गेहूं आता है, चावल आता है, बस वही होता है। उनकी स्थिति नहीं बदली, एक्चुअल किसानों की स्थिति नहीं बदली। स्थिति उनकी बदली है जिनके यहाँ के बच्चे जॉब में चले गए, तो उनको तो फर्क ही नहीं। तो उनके यहाँ वो जो है खेत हैं वो बटाई चल रहे हैं। अब किसान की हालत ये है कि खेत पे काम करने वाले मजदूर नहीं है, बटाई वाले बहुत एहसान में लेते हैं, ले लिया तो बहुत एहसान उनका, नहीं तो हमारा खेत खराब हो रहा है। उसमें आप समझ रहे हैं क्या होता है, वो ऐसा खरपतवार रोग वैसे होती है, तो खेत ही खराब हो रहे हैं, मजबूरी में हमें खेत देने पड़ रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ दो। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं बाहर जाने के बजाय, जॉब करने के बजाय, गांव के जो लोग हैं अगर करें तो वहीं खेती में अच्छा हो सकता है, उसमें अच्छा प्रॉफिट है। अब मैं कई सारे यूट्यूब में देख रहा हूँ, लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं, कैश क्रॉप बहुत सारी हैं। अब वो चाहे केले की हो, पपीते की हो, मिर्ची की हो, या कोई भी कैश क्रॉप है, वो अगर थोड़ी सी अपनी जमीन की थोड़े हिस्से को कैश क्रॉप में डाल देंगे, या यूनिट वाइज जो पंजाब का सक्सेस हुआ, बड़ा फार्म बनाकर खेती करते हैं। उनकी क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ टुकड़ों में खेती। अब मेरे अगर 10 एकड़ खेत खुद जो है मेरे यहाँ के एक साथ नहीं है, 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो मुझे खुद ही नहीं पता कि इतनी जो खेत है, मैं प्रोडक्शन वाली बात देखने नहीं गया। प्रॉब्लम ये है नहीं, इसमें एक ही लाइन रहेगी कि आप छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग अरेंज करें और उसमें किसान पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कराएं। इतने सारे वीडियोज़ हैं वहाँ पर, 2000 से ज़्यादा वीडियो हैं। और फार्मर को एक ही लाइन बोलना है कि आप कोई सी भी खेती करो, मेरी मत सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप गेहूँ करो, चावल करो, XYZ जो भी करना हो वही करो, लेकिन पहले पेपर पे आ जाओ कि मैंने 1 एकड़ में खेती करना है तो इसका मेरा खर्चा कितना है, पानी कितना दूंगा, लेबर पेमेंट कितना है, बीज का कितना है, पहले पेपर पे ले लो।
कि मुझे 30,000 लग रहा है, अब इससे अनुमानित आएगा कितना, 30 लग रहा है और 25 आएगा, तो वो खुद ही समझेगा कि मैं 5,000 घाटे वाले करूं या रुकूं। हमारे यहाँ कई ऐसे गांव है, गेहूं खराब नहीं है, लेकिन गेहूं, चावल, मक्का, इनमें गवर्नमेंट का फिक्स रेट है, लॉटरी कभी जीवन में नहीं लग सकती। कितना अच्छा करोगे, लॉटरी नहीं ले पाओगे। कई ऐसे गांव हैं जहां पानी है, वो गेहूं बाहर से मोल का खरीद करके रोटी बनाकर खाते हैं और घर के खेतों में ऐसी फसलें लगाते हैं जिनसे पैसा ज्यादा बनता है। आप पहले पेपर पे लाना सिखा दो उनको कि आप जो फसल लगा रहे हो उसका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सामने रखो कि खर्चा इतना लगना है और अनुमानित ये आएगा तो बिकेगा तो 2,000 रुपए कुंटल फिक्स है एमएसपी। जिस पे भी एमएसपी है, मैं अच्छे किसान को कहता हूँ वो लगाना बंद कर दो। एमएसपी अपने आप बढ़ेगी, वरना आप आंदोलन ही करते रह जाओगे। ये फिक्स शेड्यूल है। जिस भी अनाज में, फसल में एमएसपी है गवर्नमेंट तरफ से, उसमें कभी लॉटरी नहीं लगेगी और हम हमेशा आंदोलन करेंगे जो कभी काम में आने वाला नहीं। तो उसको लगाना बंद करो ना, ऐसी चीज पे आओ जो आपको पैसा दे। घर खाने के लिए उतना ही लगाओ, 2 एकड़ लगाओ, घर का खाना हो जाएगा। आप क्यों पूरे समाज को पेट भरने के लिए जा रहे हो? समाज आपको ज्यादा पेट करे तो ही जाओ। मेरा खुद का घर का गेहूं 60 रुपए किलो बिकता है। मैं पूर्ण तरीके से प्राकृतिक करता हूं, जीरो टिलिंग वाला। 30 रुपए किलो की बुकिंग लेता हूं, बुकिंग पैक होती, बाकी को मना करता हूं, तो अगली बार वो फिर एडवांस में आते हैं पहले से। जीरो टिलिंग प्राकृतिक गेहूं में पकाता हूं तो 30 रुपए पहले बुकिंग, और जब गेहूं निकलेगा उसको साफ सुथरा करके, उसको अच्छे से पैकिंग करके अगले के होम डिलीवरी तक मैं करता हूं। मेरे यहाँ से 150 किलोमीटर रेडिएशन में, उसमें कंकर, पत्थर, चिकली, दाना एकदम शुद्ध, पैकिंग शुद्ध और पूरा प्राकृतिक सर्टिफिकेशन भी कि मेरे गेहूं में क्या क्या न्यूट्रिशन है। तो लेने वाले हैं, 60 रुपए किलो ले रहे हैं। अभी गेहूं की बात पे से एक समझ में आ रहा है, मनोज बार बार बोल रहा है, थोड़ा नाश्ता भोजन रेडी है, हम फिर बैठते हैं क्योंकि अंदर की बेच आएगी तो वो फिर भोजन करेंगे। आप ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर के? है, अभी रिटायरमेंट है, अभी किसान पाठशाला है। कहने के लिए मैं पढ़ता है ना, आपका नंबर दीजिए। 88 2 7 7 38 222। ऐसे जब भी मीटिंगें चलेगी तो फोन साइलेंट रहेगा, फिर आपको ऐसा लगेगा भैया ने नंबर दिया, उठाते नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने 6 एकड़ का केले का प्लॉट, 6 एकड़ का, और मेरी यह है, ये जो मेरे मिसेस है कहनी, इनके पिताजी कहनी मिनिस्टर थे, रेवनाथ चौरे नाम सुना होगा। अब भाई एमएलए है, उसके पहले उसके भाई एमएलए, 4 पीढ़ों से पीढ़े चल रहा है ना। हमारी इतनी लाइबिलिटी है, हम बड़े किसान हैं, हमारे सोचते रहते लोग क्या आप कब माल बेचोगे और क्या लगा रहे। ये है हम नई चीज किया है, आज तक गन्ना भी लगाया, सब है। नितिन गडकरी जी शुगर फैक्ट्री का गन्ना लगाया था, तो वो सब चीज करते रहते। हमारे में ये है कि हमारा ये उद्देश्य यही है कि हमारे एरिया के लोग डेवलप हो जाए, करेंगे डेवलप। अच्छा अब मेरे को 6 एकड़ का प्लॉट ऐसा है, फुल पानी है, जो चीजें है, जो पैसा लगाना है, सब हम लगा सकते हैं। करेंगे अच्छे से करेंगे। हमें एजुकेशन फील्ड में है, हमारा स्कूल कॉलेज है, अभी बाहर विजिट भी करेंगे। हम बड़ा प्रोग्राम भी जन हित के लिए हमको कुछ लोड भी आया आप है। जैसे मित्र ही आगे निकलेंगे ना तो ही क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। सीधी सरल भाषा उस यही है। चीज में छोड़ दो, हम आध्यात्मिक स्वामी समर्थ है कि नहीं, अरे वाह, अखिल भारतीय गुरुकुल पीठ, उसमें 20 साल से सेवा कर रहे हैं। ठीक बात है। मीटिंग को जाते, खुद का पैसा खर्चे करके जाते, खुद का होटल खर्चे करते, खुद पे आते। आइए भैया का दूसरा रूप वो भी है ये। भैया, मैं स्पीच भी आइए देते अपन, रहता हूँ, आइए। आध्यात्मिक स्पीच भी देते रहता हूँ, लोगों को डेवलप भी करते रहता हूँ मैं ऑर्गेनाइज तो भाई आपको वही बता रहा हूँ कि दूसरा रूप वो भी है।